नमस्कार। आज हम सीरिया के एक बहुत अहम शहर बनियास के इतिहास में थोड़ा गहरा उतर रहे हैं। हमारे पास बनियास का ऐतिहासिक सफर नाम के स्रोत से कुछ जानकारी है। जी। भूमध्य सागर के किनारे है ये शहर। सिर्फ मैप पर एक डॉट नहीं है ये, बल्कि इसमें हजारों साल की कहानियां छुपी हैं। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। हमारा मकसद है इसके प्राचीन काल से आज तक के सफर को समझना। जी। तो शुरुआत कहाँ से करें? लगता है जड़ें काफी पुरानी हैं। हाँ। स्रोत कहते हैं कि ये शायद एक फोनीशियन बस्ती थी, वही फोनीशियन जो समुद्री यात्रा और व्यापार के लिए जाने जाते थे। हाँ, ये एक संभावना है बिल्कुल। और अगर हम यूनानी और रोमन दौर की बात करें तो इसे बलानेया कहते थे। बालानेया। जी, बालानेया। और दिलचस्प बात यह है कि ये नाम शायद यूनानी शब्द बलानेया से आया है, जिसका मतलब होता है स्नान घर। ओह अच्छा, स्नान घर। हाँ, हो सकता है वहाँ गर्म पानी के चश्मे हो या नहाने की जगहें हो, कुछ ऐसा। बाद में ये एक अहम रोमन कॉलोनी भी बना और फिर बिज़ेंटीन साम्राज्य के तहत एक बिशपरिक भी रहा, मतलब ईसाई धर्म का एक सेंटर। अच्छा। तो नाम में ही इतिहास छुपा है। हाँ, कुछ हद तक तो है ही। तो रोमन और बिज़ेंटन दौर के बाद 7वीं सदी में अरब विजय हुई। उसने क्या बदला? देखिए, तस्वीर तो बदली। और अब विजय के बाद बनियास इस्लामिक खिलाफतों का हिस्सा बन गया, जैसे उमैयद, फिर अब्बासिद। तो तब इसकी क्या भूमिका थी? उस जमाने में यह ज्यादातर एक तटीय चौकी और थोड़ा बहुत व्यापारिक ठिकाना रहा। और फिर वो दौर आया क्रूसेड्स का, धर्म युद्ध। स्रोत कहते हैं कि तब इसकी अहमियत बहुत बढ़ गई। बिल्कुल बढ़ गई थी। इसकी लोकेशन ही ऐसी है, समुद्र तट पर, स्ट्रेटेजिक। तो इस पर कब्जे के लिए क्रूसेडरों और मुस्लिम शासकों में जबरदस्त खींचतान रही। मुस्लिम शासक मतलब? खासकर अय्यूबिद वंश, जो सलादीन से जुड़े थे। तो उनके और क्रूसेडरों के बीच बनियास को लेकर काफी संघर्ष हुआ। समझ गया, मतलब लोकेशन की वजह से हमेशा ये सेंटर में रहा। हाँ, भूगोल ने बार बार इसकी किस्मत तय की है। ऑटोमन शासन के दौरान हाँ, माहौल थोड़ा शांत जरूर हुआ। मतलब पहले जैसी मारकाट नहीं थी। इसका रुतबा थोड़ा कम हुआ शायद, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था। उनका ध्यान शायद दूसरी जगहों पर ज्यादा था। लेकिन फिर भी ये एक छोटा मोटा प्रशासनिक केंद्र और तटीय व्यापार का पॉइंट बना रहा। मतलब पूरी तरह गायब नहीं हुआ? नहीं, अपनी स्थानीय अहमियत इसने बनाकर रखी। और फिर आधुनिक युग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांसीसी मैंडेट का जिक्र है। हाँ, जब सीरिया फ्रेंच मैंडेट के तहत आया तो बनियास में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ। सड़कें बनी और यहीं से तेल उद्योग की आहट सुनाई देने लगी। अच्छा, तेल उद्योग। जी, और इसी ने इसकी आज की जो सामरिक और आर्थिक पहचान है उसकी नींव रखी। तेल मतलब ये आज भी बहुत अहम होगा। यकीन, सीरिया की 2 सबसे अहम तेल रिफाइनरियों में से एक बनियास में ही है। तो आज भी देश के लिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, स्रोत बताते हैं कि 2011 में जब सीरियाई गृह युद्ध शुरू हुआ तो शहर में काफी राजनीतिक उथल-पुथल और विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। हाँ, वो तो पूरे सीरिया में ही मुश्किल दौर था। तो इतने उतार चढ़ाव देखे इसने। आज क्या सूरत है बनियास की? देखिए, आज बनियास अपनी रिफाइनरी के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन इसके अलावा वहाँ खूबसूरत समुद्र तट है, जैतून के बागान हैं। अच्छा। आबादी की बात करें तो हाँ। सुन्नी मुस्लिम बहुमत में है, लेकिन अलावी और ईसाई समुदाय भी वहाँ रहते हैं। मिली जुली आबादी है। चुनौतियां तो है, लेकिन फिर भी ये सीरिया का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और औद्योगिक शहर बना हुआ है। तो इस सफर फोनीशियन बस्ती से शुरू होकर रोमन कॉलोनी, फिर मध्य युग में लड़ाई का मैदान और आज एक मॉडर्न ऑयल हब, इस पूरी कहानी से क्या निचोड़ निकलता है? अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें, हाँ। तो बनियास का इतिहास से साफ दिखाता है कि किसी जगह की लोकेशन, उसका भूगोल कैसे सदियों तक उसकी किस्मत को आकार दे सकता है। सही कहा। अलग अलग ताकतों के लिए, अलग अलग साम्राज्यों के लिए ये हमेशा जरूरी बना रहा। कभी व्यापार के लिए, कभी धर्म के लिए, और आज के जमाने में तेल के लिए। और ये एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है। क्या? कि भाई, इसका इतना लंबा स्ट्रेटेजिक महत्व का इतिहास रहा है, तो अब इस बदलते हुए मिडल ईस्ट में बनियास का अगला चैप्टर क्या होगा? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। जी,